आप लोगों को जीव विज्ञान में पोषण एवं श्वसन के बारे में पढ़ा दिया गया है। उसमें आपने देखा होगा कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद उसके को पाचन जब भोजन का हो जाता है तो फिर जो पोषक तत्व हैं वो हमारी आंतों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और बेकार के पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ऐसा ही श्वसन में भी होता है। ऑक्सीजन हमारे बॉडी में इंटेक कर ली जाती है, मतलब ले ली जाती है, और श्वसन की प्रक्रिया पूरे होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी जाती है। तो इससे हमको पता चलता है कि कुछ चीजों को हमारी बॉडी जो ग्रहण करती है, अब जैसे जो भोजन पचा और आंतों ने उसको अवशोषित किया, वो पूरी बॉडी में उसको कौन पहुंचाता है, कैसे पहुंचते हैं। भोजन पचा भोजन और भोजन के पाचन के बाद उससे अच्छे पदार्थों को अवशोषित कर लिया गया। वो भोजन अब हमारी के जो तत्व हैं, पोषक तत्व हैं, जिसको आंतों द्वारा अवशोषित कर लिया गया, वो हमारी पूरी बॉडी में पहुंचने हैं। कैसे पहुंचते हैं? क्या अगर वो नहीं पहुंचेंगे तो क्या हमारा जीवन चलेगा? दूसरी चीज, ऐसे ही मैंने आपको श्वसन में भी पढ़ाया कि ऑक्सीजन फेफड़ों द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और पूरी बॉडी में पहुंचती है। तो ये पूरी बॉडी में कैसे उसका परिसंचरण होता है या कैसे उसका परिवहन होता है, कैसे हमारी बॉडी में पहुंचती है, इसके बारे में आज हमको अध्ययन करना है। तो जैसे कि परिसंचरण के बारे में बताया गया है कि वह प्रक्रिया जिसमें जीवों के शरीर में एक भाग द्वारा अवशोषित, जैसे फेफड़ों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित की जाती है, आंतों द्वारा इंटेस्टाइन हमारी जो होती है उनके द्वारा भोजन के जो पोषक तत्व होते हैं वो अवशोषित किए जाते हैं, हमारी बड़ी आंत खनिज लवण और पानी का अवशोषण करती है। ये हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कैसे किए जाते हैं, इनका परिवहन कैसे होता है। लाखों अरबों सेल से हमारी बॉडी बनी है, उसको पोषण पहुंचना है एक एक सेल्स को, तो ये कैसे पहुंचती है? ठीक है, तो ये परिसंचरण के द्वारा पहुंचती है। कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो बॉडी उसका निर्माण करती है, बॉडी में उनका निर्माण होता है, जैसे हार्मोन्स है। अब हार्मोन्स का निर्माण हमारी बॉडी में होता है। हार्मोन्स का काम बड़ा महत्वपूर्ण होता है। हार्मोन्स जो है हमारे बॉडी को या हमारी सेल्स को रेगुलेशन करने में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो वो हमारे बॉडी में ही बनते हैं। वो अगर हमारी पूरी बॉडी में नहीं पहुंचेंगे तो हमें दिक्कत आएगी, हमारी जैविक प्रक्रियाओं को होने में दिक्कत आएगी, हमारे बॉडी के कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आएगी। जैसे हमारा दिमाग काम करता है, दिमाग आदेश करता है, उससे शरीर चलता है और शरीर से दिमाग चलता है, दोनों में समन्वय होता है। ये काम भी जो है हार्मोन्स के द्वारा होता है। तो ये हार्मोन्स हमारी बॉडी में ही संश्लेषित होने वाले पदार्थ हैं, बॉडी में ही वो पदार्थ बनते हैं। तो ये पदार्थ ट्रांसफर कैसे होते हैं, कैसे इनका परिवहन होता है, कैसे परिसंचरण होता है, इसके बारे में हमें अध्ययन करना है। तो मैंने ये परिसंचरण के बारे में ये इसकी परिभाषा लिखी है, तो इसको आप देख लें, पढ़ लें। मतलब यही है कि हमारी बॉडी में जो कुछ पदार्थ अवशोषित होते हैं अथवा बॉडी में जो बनाए जाते हैं, फिर वो पूरी बॉडी में फैलते हैं। उस फैलने की प्रक्रिया को, बॉडी में पहुंचने की, ट्रांसपोर्ट होने की प्रक्रिया को हम जो है परिसंचरण कहते हैं, उसी को हम परिसंचरण कहलाता है। तो ये परिभाषा इसमें है, इसमें आप देख सकते हैं। दूसरा, अब ये परिवहन, विभिन्न तरह के जीव पाए जाते हैं, पेड़ पौधे हैं वो भी जीव में ही आते हैं। दूसरा, एक काम करोगे, अब इसको थोड़ा फोकस कर दो ना, ये इतना समझ में आ जाए, पढ़ ले। कर रहा हूँ। हाँ, तो वहीं बैठे बैठे वहीं सो जाता है। हाँ, वही देख रहे हैं। हाँ, तो ये जीवों में जितने भी जीव होते हैं उनमें परिवहन होता है। ये सेलुलर जो जीव होते हैं, एक कोशिकाओं वाले, तो उनमें तो एक ही सेल्स होती है, तो वो तो जहां होते हैं उनमें तो एक्टिवेशन ही हो जाता है।
बाकी मल्टी सेलुलर जो जीव होते हैं, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल, उनमें सब में ट्रांसपोर्ट होता है, उनमें परिवहन होता है, उनमें खाद्य पदार्थों का, पानी का आना जाना, ये सारी प्रक्रिया होती हैं। तो जहां का मैं यहाँ प्लांट की बात नहीं करूंगा, मैं एनिमल की बात कर रहा हूँ, जीव की बात, जंतु की बात कर रहा हूँ। तो जंतुओं में जो परिवहन की विधियां हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं। तो मुख्यतः ये 3 विधियां होती हैं। जल परिवहन, जल के द्वारा परिवहन होता है। जैसे ये जल परिवहन जो होता है सीलेंट रेटा, मैंने आपको 9th क्लास में पढ़ाया है। ये जितने भी फाइलम होते हैं, संघ होते हैं, उनमें एक सीलेंट रेटा होता है, उनमें हाइड्रा है, आपका ये स्टारफिश है। इनमें ऑस्कुलम के द्वारा, जल के द्वारा ही खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है इनमें। और दूसरे रुधिर परिवहन ब्लड के द्वारा, जीवों में रक्त पाया जाता है, वो रक्त मूव करता है पूरी बॉडी में, और मूव करने से उस रक्त में मिले हुए पदार्थ, उसमें चाहे पोषक पदार्थ हो, चाहे ऑक्सीजन हो शोषण के लिए, चाहे हार्मोन्स हो, ये सारी चीजें रक्त के द्वारा बॉडी में मूव करती हैं और एक एक सेल तक पहुंचती हैं, जिससे उस सेल का पोषण होता है, वो सेल अपना काम करती है, जिससे जीवन चलता है। तीसरा होता है लसीका परिवहन। अभी आप कहेंगे लसीका कहां से आ गया? ब्लड तो हम समझ गए, जल भी समझ गए, और लसीका कहां से आया? तो ये लसीका परिवहन में होता है आपका छना हुआ रक्त जो है। अब बॉडी में कौन सी ऐसी छलनी पाई जाती है, कौन से ऐसे फिल्टर्स पाए जाते हैं जो रक्त छनता है? क्या आप जानते हो क्या छनता है रक्त? क्या बॉडी में छनता है? बॉडी में हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, रुधिर वाहिनियां होती हैं, उनमें से रक्त छनता है, और वो हमारी जो मांस होता है उनमें मिलता है, और वो छने हुए रक्त में लाल रुधिर कणिकाएं नहीं होती। मैंने पहले भी बताया है आपको इसके बारे में। लाल रुधिर कणिकाएं नहीं होती, तो लाल रुधिर कणिकाओं से रहित वो जो है जो द्रव होता है, या लाल रुधिर कणिकाओं से रहित हम ब्लड होता है, हम ब्लड तो नहीं कहते, उसको लसीका कहते हैं। तो उसको हम लसीका परिवहन कहते हैं। वो भी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। रुको ठीक है, चलो। अब हम जहां तक ह्यूमंस में, मनुष्य में हम प्रसंचरण तंत्र की बात करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की बात करते हैं, अथवा परिवहन की, मनुष्य में परिवहन किस किस तरह से होता है, तो मनुष्य में जो परिवहन होता है वो रुधिर परिसंचरण तंत्र और लसीका परिसंचरण तंत्र, दोनों तरह के तंत्र जो होते हैं वो मनुष्य में पाए जाते हैं। रुधिर के द्वारा भी आदान प्रदान होता है पोषक पदार्थों का, हार्मोन्स का, और जो चीजें होती हैं, और लसीका के द्वारा भी होता है। मनुष्य में 2 तरह का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, लसीका एवं रक्त परिसंचरण तंत्र। समझे? इसको थोड़ा और समझना है तो सबसे पहले अब हम मनुष्य में रुधिर परिवहन तंत्र की बात करेंगे, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे। तो मनुष्य में जो ब्लड होता है वो बंद रक्त परिसंचरण समझे, क्लोज ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। मतलब जो रक्त होता है वो वाहिनियों में बहता है, खुला नहीं बहता। कीट जो होते हैं उनमें खुला रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, उनमें वाहिनियां नहीं होती, बंद नसों में जिसे हम कह सकते हैं वो नहीं होता। मनुष्य में होता है, मनुष्य में बंद वाहिनियां होती हैं, उनमें हृदय होता है, उसको पंप करता है, वो रक्त वाहिनियों में बहता है, खुला हुआ नहीं बहता। ठीक है, तो इसलिए मनुष्य में बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और जो भी मनुष्य में रुधिर परिवहन तंत्र है उसके अवयव जो होते हैं वो 3 अवयव होते हैं। एक तो रुधिर होता है, रक्त, दूसरा हृदय, तीसरा रुधिर वाहिनियां। ठीक है, तो रुधिर वाहिनियों की अगर हम बात करेंगे तो रुधिर वाहिनियां ये यहाँ
दो ये धमनी, सिरा और रुधिर केशिकाएं। इसको मिटाता हूं। रुधिर केशिकाएं, ठीक है। ये कैमरे वाले, हाँ, तो इसको फोकस कर दे रहा हूं। कर दिया ठीक है, हाँ, इतना ध्यान रखना। मनुष्य में हम यहाँ अब रुधिर परिवहन तंत्र की बात कर रहे हैं। अभी यहाँ हम लसीका परिवहन की बात नहीं कर रहे हैं। जो मनुष्य में दो तरह का परिवहन तंत्र होता है, एक तो रुधिर परिवहन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इस समय हम किसकी बात कर रहे हैं? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ये मनुष्य में रुधिर परिवहन तंत्र बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मैंने आपको बताया कि अभी और जो छोटी श्रेणी के जीव होते हैं, जो सरल जीव होते हैं, उनमें खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। उनमें कोई भी रुधिर वाहिनियां नहीं होती, बिना नस के, हाँ, नहीं होती, इंसेक्ट में नहीं होती, ठीक है। तो ये रुधिर वाहिनियां 3 तरह की होती हैं, धमनी, सिरा और रुधिर केशिकाएं। तो धमनी और सिरा के बारे में मैंने आपको पहले भी बहुत समझाया है। रुधिर केशिकाएं क्या होती हैं इसके बारे में मैं आपको और आगे जाके बताऊंगा, ठीक है। तो ये इसके अवयव मैंने अभी बताए हैं, धमनी है, सिरा है। और एक और चीज है, मनुष्य में दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसको भी आप समझ लें, मनुष्य में दोहरा रक्त परिसंचरण, दोहरे का मतलब शुद्ध रक्त अलग बहता है और अशुद्ध रक्त अलग, आर्टरीज और वेन्स में, आर्टरीज और वेन्स में, ठीक है। तो धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है और सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। इसका अलग अलग विभाजन होता है, ठीक है। और रुधिर केशिकाएं क्या होती हैं इसके बारे में मैं तुम्हें फिर बताऊंगा। अभी केवल आप इतना ही समझे, रुधिर, हृदय और रुधिर केशिकाएं। हार्ट, ये तो बार बार मुझे आपको नहीं बताना पड़ेगा, हार्ट का क्या काम है। हार्ट पंप करता है। और एक जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे पहले रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? विलियम हार्वे, एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे, विलियम हार्वे, ठीक है। उन्होंने ये रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की और उन्होंने ही कहा था कि हृदय हमारे शरीर में पंप की तरह काम करता है, ठीक है। तो क्रमबद्ध मैंने आपको सारी बातें बताई हैं। संभवतः मैं आपको जो प्रश्नोत्तरी दूंगा, प्रश्न के जो, वो आप अगर मेरा वीडियो ढंग से सुनेंगे तो आपको उसमें उत्तर जरूर मिलेगा। बाकी मैंने ये ब्लैक बोर्ड पे भी ये आपको जानकारियां अंकित कर दी हैं और किताब की सहायता से भी आप उसमें ढूंढ सकते हैं। अब हम जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का के जो 3 अवयव हैं, उनमें से अब हम रुधिर के बारे में जानेंगे, ब्लड के बारे में, ठीक है। तो ऊतक पढ़ाए थे मैंने आपको 9th में। तो ऊतक कितने तरह के होते हैं फिर उसको समझ लेना। ये रक्त होता है, वो तरल संयोजी ऊतक है। उनमें संयोजी ऊतक जो होते हैं वो विभिन्न ऊतकों को जोड़ने का काम करते हैं। एक रचना, उत्पत्ति और कार्य में समान कोशिकाएं का समूह जो होता है वो ही तो ऊतक कहलाती हैं। तो ये तरल संयोजी ऊतक है, इसमें विभिन्न तरह की हम सेल्स कह सकते हैं या वो चीजें पाई जाती हैं। तो तरल संयोजी ऊतक, तो बॉडी में हमारे में एक तो रक्त तरल संयोजी ऊतक है और लसीका।
लसिका भी तरल संयोजी ऊतक है। ये उदाहरण के लिए आपको कभी पूछा जा सकता है कि तरल संयोजी ऊतक के आप उदाहरण बताइए। तो तरल संयोजी ऊतक के उदाहरण तो ये रक्त है ही, इसके घटक, अब रक्त के घटक की बात आ रही है, रक्त के की संरचना की बात अब आती है। जो ब्लड में, हमारे शरीर में जो ब्लड बह रहा है, तो रक्त में एक तो वो चीज होती है कणिकाएं, कॉर्पसल्स, ठीक है, रुधिर कणिकाएं ये चालू है। ठीक है। तो इसके रक्त के दो घटक होते हैं, रुधिर कणिकाएं और प्लाज्मा। ठीक है। तो पहले हम रुधिर कणिकाओं के बारे में बात करते हैं। रेड ब्लड कॉर्पसल्स, तो ये आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं, दो तरह की कणिकाएं रक्त में पाई जाती हैं। ठीक है। तो इनमें एक तो ऐसी